एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। तो आज मैं आपको फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ाने जा रहा हूँ और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी फिगर्स ऑफ स्पीच में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी। चाहे आप किसी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, जैसे आप किसी एसएससी एग्ज़ाम सीयूईटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के छात्र हो, चाहे आप आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्टार्ट करते हैं फिगर ऑफ स्पीच। What is a figure of speech? A figure of speech is a way of using language that goes beyond its literal meaning to create a special effect or to make an idea more vivid, expressive और imaginative. सिंपल टर्म्स में जो फिगर ऑफ स्पीच है उसका यूज़ करते हैं, उसका जो लिटरल मीनिंग होता है उसको लिटरल मीनिंग से भी जो उसकी जो मीनिंग है वो बियॉन्ड चली जाती है। जो मेरा कहने का मतलब है कि कभी कभी हम क्या करते हैं, कोई पोएम में फिगर ऑफ स्पीच यूज़ करते हैं, जैसे कि हम बोल देते हैं दैट मून वॉज स्माइलिंग एट मी एंड वी नो दैट मून कांट स्माइल एट अस बिकॉज मून इज़ अ विच टाइप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मून इज़ अ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। सो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हम क्या करते हैं, हम फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ करते हैं उसका मीनिंग विविड बनाने के लिए। विविड का मतलब क्या है, उसको जीवन देने के लिए, लाइफ देने के लिए, जीवंत बनाने के लिए, एनर्जेटिक देने के लिए, एक्सप्रेसिव करने के लिए, इमेजिनेटिव करने के लिए, ठीक है, उसको और अच्छे से एक्सप्रेस करने के लिए, इमेजिन कराने के लिए कभी कभार हम फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ करते हैं। डोंट वरी, आपको सभी चीज़ें समझ में आएंगी। धीरे धीरे हम एक से स्टार्ट करेंगे। तो और इसको हम क्या बोल सकते हैं कि डेकोरेट करने के लिए किसी सेंटेंस को, किसी पोएम के हो, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिमिली मेटाफर। सिमिली और मेटाफर दोनों कंपैरिजन के लिए यूज़ करे जाते हैं। बोथ आर यूज फॉर कंपैरिजन। अब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिमिली एंड मेटाफर? जो सिमिली होता है वो आपका डायरेक्ट कंपैरिजन के लिए यूज़ किया जाता है और इसमें एज और लाइक आता है। जो मेटाफर होता है उसको हम इनडायरेक्ट कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हैं, इसमें ना तो एज आता है ना लाइक आता है। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। एग्जाम्पल है आपका ही फॉट लाइक अ लायन इन द बैटल, यानी इसमें क्या है, वो एक शेर की तरह लड़ा बैटल में। तो हम इसमें क्या यूज़ कर रहे हैं, लाइक और लाइक यूज़ कर रहे हैं। और इसके अलावा क्या आ सकता था, मतलब एज भी यूज़ कर सकते हैं। और ही की किससे कंपैरिजन हो रही है, लायन से। ही की किससे कंपैरिजन हो रही है, लायन से। और क्या आ रहा है, लाइक। ही की कंपैरिजन किससे हो रही है, लायन से। और क्या आ रहा है, लाइक। अगर कंपैरिजन हो और लाइक और एज का यूज़ हो तो हम वो क्या होगा, सिमिली। दूसरा एग्जाम्पल, ही इज़ ब्रेव लाइक अ सोल्जर, मतलब वो कितना ब्रेव है, एक सोल्जर की तरह। तो जो ही है उसका हम कैसे कंपैरिजन कर रहे हैं, सोल्जर के साथ। और क्या यूज़ कर रहे हैं, लाइक। तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, सिमिली। समझ में आया। सिमिली और मेटाफर दोनों ही हमारे कंपैरिजन के लिए यूज़ करे जाते हैं, लेकिन जब दो चीज़ों का कंपैरिजन हो और एज और लाइक का यूज़ हो तो सिमिली होता है, और कोई भी एज और लाइक का यूज़ ना हो तो कौन सा होता है, मेटाफर। मेटाफर में इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है और सिमिली में डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। अब हम देखेंगे सिमिली मेटाफर का एग्जाम्पल, जैसे कि ही वॉज द लायन इन द बैटल। ही, उसकी कैसे कंपैरिजन हो रही है, लायन से, लेकिन इसमें एज और लाइक का यूज़ किया है, नहीं किया है। जब एज और लाइक का यूज़ नहीं किया जाता है तो वो कौन सा हो जाता है, मेटाफर। कौन सा हो जाता है फिगर ऑफ स्पीच, मेटाफर। याद रखिए, कंपैरिजन किया जाता है दो चीज़ों के बीच में और एज और लाइक का यूज़ नहीं होता तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, मेटाफर। जैसे कि सी इज़ द विंड, तो वो क्या है, विंड। अब उस लड़की को ही क्या बोल दिया गया है, विंड बोल दिया गया है, हवा बोल दिया गया है। तो सी विंड, इसमें इसका लड़की को हवा के साथ कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन इसमें एज और लाइक का यूज़ नहीं कर रहे हैं। और जब एज और लाइक का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा आपका, मेटाफर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। और मैं एग्जाम्पल्स भी कराऊंगा क्लास 10th के और क्लास 12th के, तो डोंट वरी, ठीक है। और मैं सीयूईटी और एसएससी एग्ज़ाम्स के जो एग्जाम्पल कराऊंगा उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो डालूंगा, लेकिन क्लास 10th और 12th के जो एग्ज़ाम कराऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर कराऊंगा, वो इसी वीडियो में करा दूंगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं एलिटरेशन। सेम कॉन्सोनेंट साउंड इज रिपीटेड एट द बिगिनिंग ऑफ नियर बाई वर्ड्स टू क्रिएट रिदम एंड एम्फेसिस। देखिए इसमें क्या होता है, जो कॉन्सोनेंट साउंड होता है ना, सेम कॉन्सोनेंट साउंड बार बार रिपीट होता है
और कॉन्सोनेंट लेटर बार बार रिपीट होता है बिगिनिंग स्टार्टिंग में। पहले मतलब लेटर जब हम कोई वर्ड लिख रहे हैं उसका पहला जो लेटर होगा या फिर जो हम कोई वर्ड लिख रहे हैं उसका पहला जो अल्फ़ाबेट होगा उसको हम वो क्या होगा, सेम होगा है। तो वो क्यों करते हैं, एक रिदम बनाने के लिए और जोर देने के लिए, एम्फसिस करने के लिए। तो उसको क्या बोलते हैं, एलिटरेशन। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आ गया। जैसे कि शी सेल्स सी शेल्स ऑन द शी शोर, शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर। तो इसमें देखिए एस, यहाँ पे एस, यहाँ पे एस, तो कॉन्सोनेंट जो हो रहा है रिपीट हो रहा है। अगर कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे कौन सा होगा हमारा, यहाँ पे हमारा फिगर ऑफ स्पीच होगा एलिटरेशन। कौन सा होगा, सभी बच्चे बोलेंगे एलिटरेशन। दूसरा देखिए, हैज़ गिवन माई हार्ट, यहाँ पे भी एच है और यहाँ पे भी एच है, कॉन्सोनेंट सेम है, सेम साउंड आ रहा है, तो कौन सा होगा, सेम कॉन्सोनेंट है तो एलिटरेशन। तीसरा एग्जाम्पल, सेव्ड सम वाटर, यहाँ पे भी एस है और यहाँ पे भी एस है, तो एस और एस सेम आ रहा है, तो कौन सा होगा, एलिटरेशन। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज होगा, एलिटरेशन। ओके, अब बात करते हैं पर्सोनिफिकेशन की। What is personification? Giving human qualities non-living things. When we give a quality of a living thing into a non-living things, on a non-living things, then what we use personification. जैसे कि मून स्माइल्ड एट मी yesterday, यानी मून ने कल मुझको देख के क्या किया, स्माइल किया। मून स्माइल कर सकता है, नहीं कर सकता, क्योंकि मून क्या है, मैंने अभी बताया, मून एक कैसा नॉन लिविंग है या नहीं। तो जब मून एक नॉन लिविंग थिंग है तो वो स्माइल तो कर नहीं सकता। तो मून स्माइल लेट मी यस्टरडे, यानी कि मून को हम कैसे, मून की जो एक लिविंग बीइंग यानी कि इंसान की क्वालिटीज़ काय में डाल रहे हैं, मून में डाल रहे हैं, तो क्या यूज़ होगा, पर्सोनिफिकेशन। सभी बच्चों को समझ में आ गया। द विंड विस्पर्ड, भैया हवा थोड़ी ना बात करती है, विस्परिंग करती है, धीरे धीरे बोलती है। ठीक है, हवा थोड़ी ना बोलती है धीरे धीरे। ठीक है, तो हवा, हम इंसान बोलते हैं ना धीरे धीरे विस्पर करते हैं, तो हम एक इंसान की क्वालिटी काय में डाल रहे हैं, हवा में डाल रहे हैं, तो क्या यूज़ होगा, पर्सोनिफिकेशन। समझ में आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं रेपिटेशन की। रेपिटेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ वर्ड, फ्रेज और लाइन इज रिपीटेड इन अ सेंटेंस और पोएम टू क्रिएट एम्फसिस, रिदम और इमोशन। यानी इसमें क्या होता है, इसमें एक वर्ड को बार बार रिपीट करते हैं, काय के लिए, किसी को एम्फसिस करने के लिए, जोर देने के लिए, रिदम बनाने के लिए, ठीक है, और इमोशन शो करने के लिए। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल देखेंगे, रन रन एज फास्ट एज यू कैन। देखिए रन दो बार आ रहा है। एलिटरेशन के अंदर और रेपिटेशन के अंदर क्या डिफरेंस है, एलिटरेशन में केवल आपका जो कॉन्सोनेंट का पहला वर्ड, मतलब कॉन्सोनेंट रिपीट होता था, और जो कोई भी वर्ड लिखा है उसका पहला अक्षर रिपीट होता था। ठीक है, तो उसको एलिटरेशन बोलते थे। लेकिन इसमें सेम पूरा वर्ड ही रिपीट हो रहा है, रन रन, तो इसको हम क्या बोलेंगे भैया, इसको हम बोलेंगे रेपिटेशन। समझ में आ गया। जैसे कि नेवर नेवर गिव अप, नेवर नेवर गिव अप, तो इसका ये नेवर नेवर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो ये कौन सा होगा, रेपिटेशन। सभी बच्चों को समझ में आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं एनाफोरा। इट मीन्स द रेपिटेशन ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ सक्सेसिव क्लॉजेज। सक्सेसिव का मतलब होता है एक के बाद तुरंत एक, 1 2 3, 3 सक्सेसिव नंबर्स, 4 5 6, 3 सक्सेसिव नंबर चाहिए, तो सक्सेसिव का मतलब है एक के बाद एक। तो एनाफोरा का यूज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनाफोरा एंड रेपिटेशन। देखिए एनाफोरा में क्या होता है, जो सक्सेसिव क्लॉज होता है ना, उसका फर्स्ट पार्ट बार बार रिपीट होता है, फर्स्ट पार्ट। जैसे कि आई वेंट टू द स्टोर फॉर सम एग्स, आई वेंट टू द स्टोर फॉर सम मीट, आई वेंट टू द स्टोर फॉर सम वेजिटेबल्स। तो इसमें आप क्या देखोगे कि पहला पार्ट हो रहा है रिपीट, जैसे ये आई वेंट टू द स्टोर फॉर, आई वेंट टू द स्टोर फॉर, लेकिन बाकी का पार्ट रिपीट नहीं हो रहा है। जब सक्सेसिव क्लॉजेज में पहला पार्ट रिपीट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनाफोरा। सभी बच्चों के समझ में आ गया। एनाफोरा और रेपिटेशन में क्या अंतर है। रेपिटेशन में आपका क्या है, ऐसा कुछ नहीं है कि फर्स्ट क्लॉज के अंदर होगा, आपका रिपीट होंगी चीज़ें, फ्रेज, ईडियम, कुछ भी रिपीट हो सकता है, एक वर्ड रिपीट हो सकता है, रन रन, नेवर नेवर। लेकिन इसमें हमेशा क्या होगा, एनाफोरा में जो फर्स्ट पार्ट होगा, यानी देखिए आप देखिए 2 पार्ट हैं इसके, आई वेंट टू द स्टोर फॉर सम एग्स, इस तरीके से। तो इसका जो ये पार्ट है और इसका ये पार्ट, जो देखिए ये पार्ट है, ये क्या रिपीट हो रहा है, ये देखो यहाँ पे रिपीट हो रहा है, यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, एनाफोरा। अब बात करते हैं हाइपरबोल की। हाइपरबोल क्या काय के लिए यूज़ किया जाता है, टू यूज़ एक्सट्रीम डेलिबरेट एक्सजरेशन टू एम्फसाइज अ पॉइंट, इवोक
स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और क्रिएट ह्यूमर। देखिए ह्यूमर क्रिएट करने के लिए, हंसी मजाक क्रिएट करने के लिए, एक्सट्रीम चीज़ें दिखाने के लिए, ठीक है, जानबूझ के एक्सेजरेट करने के लिए, बढ़ाने के लिए चीज़ों को, एम्फसिस करने के लिए, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल, आई वॉज सो हंग्री दैट आई कुड ईट अ हॉट। भैया कोई कितना भी भूखा हो, एक घोड़ा थोड़ी ना खा पाएगा घोड़े को। तो ये हाइपरबोल बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है कि मैं इतना ज़्यादा भूखा था कि मैं घोड़े को खा सकता था। तो आप यहाँ पे क्या देखोगे कि बढ़ा चढ़ा के ज़्यादा बात की जा रही है, तो ये क्या होगा, हाइपरबोल होगा। जैसे कि आई हैव टोल्ड यू दिस अ मिलियन ऑफ टाइम, मैंने तुम्हें इस चीज़ के बारे में लगभग अ मिलियन ऑफ टाइम्स, ठीक है, मैंने तुम्हें लाखों बार बताया। भैया हम किसी चीज़ को लाखों बार थोड़ी ना बताते हैं, हम क्या है, बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, एम्फसिस दे रहे हैं, किसी चीज़ को एक्सेजरेट करने के लिए दे रहे हैं, तो हम क्या यूज़ करेंगे, हाइपरबोल। समझ में आ गया, जब बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं तो हाइपरबोल। अब बात करते हैं इंजॉयमेंट। देखिए इंजॉयमेंट का यूज़ करते हैं जब पहली लाइन से, हम जब पोइम पढ़ते हैं पहली लाइन से दूसरी लाइन में जब जाते हैं और कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं होता, तो हम क्या यूज़ करते हैं, इंजॉयमेंट का। देखिए 10th क्लास में जब डस्ट ऑफ स्नो पढ़ोगे तो वहाँ पे इंजॉयमेंट का यूज़ हो रहा है, 10th क्लास के बच्चे देखेंगे। और जो 12th क्लास में माई मदर एट 66 की पढ़ोगे तो वहाँ पे भी देखोगे कि पंक्चुएशन मार्क नहीं आ रहा है। और भी पोइम्स है, पर मैंने एज एन एग्जाम्पल आपको बताया। तो 10th क्लास में जब आप डस्ट ऑफ स्नो पढ़ोगे तो वहाँ पे कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, तो वहाँ पे कौन सा यूज़ हो रहा है, इंजॉयमेंट। देखिए पहली लाइन से दूसरी लाइन में आ रहे हैं लेकिन पंक्चुएशन मार्क नहीं है, कोई कॉमा वगैरह कुछ नहीं है, कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, तो कौन सा यूज़ होगा, इंजॉयमेंट होगा। अब मान लो दूसरी से तीसरी में आ रहे हैं, यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि मान लो ऐसे करके 3 लाइन है, यहाँ पे कुछ लग रहा है, तो पहली से दूसरी में आ रहे हैं, पहली पे कुछ नहीं लग रहा, तो यहाँ पे कौन सा इंजॉयमेंट। लेकिन दूसरी से तीसरी पे आ रहे हैं, यहाँ लग रहा है, तो कौन सा यूज़ होगा, इंजॉयमेंट यूज़ नहीं होगा। इंजॉयमेंट यूज़ कब होता है, जब सेंटेंस कंटिन्यू टू नेक्स्ट लाइन विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क, जब पंक्चुएशन मार्क ही ना हो दोनों में, ठीक है। अब बात करते हैं ऑक्सीमोरन और पैराडॉक्स। देखिए ऑक्सीमोरन और पैराडॉक्स दोनों ही कॉन्ट्राडिक्शन दिखाते हैं, दोनों ही चीज़ों को क्या करते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। देखिए जैसे कि जो ऑक्सीमोरन होता है, जो दो टर्म्स को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, जो पैराडॉक्स क्या करता है, दिस इज अ कंप्लीट स्टेटमेंट दैट सीम्स सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी बट रिवील्स अ थॉट प्रोवोकिंग ट्रूथ फर्दर एग्जामिनेशन। यानी क्या है, एक प्रोवोक करता है ट्रूथ को, ठीक है, और एग्जामिनेशन के लिए, मतलब आपको क्या बताएगा, इसके उस कुछ डीप मीनिंग निकल के आएगा। जब आप इसको पूरा पढ़ोगे तो कॉन्ट्राडिक्ट तो निकल के आएगा लेकिन डीप मीनिंग भी निकल के आएगा। एग्जांपल जैसे सबसे पहले ऑक्सीमोरन का एग्जांपल बताते हैं। यहाँ पे 2 टर्म्स आपकी डिफरेंस होंगी, जैसे कि आईसी हॉट। आईसी का मतलब क्या है भैया, आईसी मतलब कूल, हॉट गर्म, यानी आईसी हॉट, यानी दोनों का टर्म्स क्या है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। अलोन टुगेदर, यानी अलोन अलग है, अलोन का मतलब होता है एक, और टुगेदर का मतलब साथ साथ। अलोन टुगेदर यहाँ पे क्या है, दोनों कॉन्ट्राडिक्ट शो कर रहे हैं। एक्ट नेचुरली, भैया एक तो एक्ट करना है, जब आप एक्ट करते हो तो आप अपने आप को नेचुरली थोड़ी ना दिखाते हो। भाई एक्टिंग कोई अलग चीज़ है, इंसान का नेचुरल बिहेवियर अलग चीज़ है। तो ये यहाँ पे एक्ट नेचुरली दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, तो यहाँ पे कौन सा यूज़ होगा आपका, ऑक्सीमोरन। अब बात करते हैं पैराडॉक्स की, जैसे कि दिस इज एग्जाम्पल, द ओनली कॉन्सोनेंट इन लाइफ, ओनली कॉन्स्टेंट इन लाइफ इज चेंज। यानी कि ये क्या बोल रहा है, कॉन्स्टेंट है और चेंज है, यानी लाइफ में एक चीज़ हमेशा कांस्टेंट रहती है कि लाइफ चेंज होगी, लाइफ में हमेशा चेंज आना ही आना है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे तो क्या है, दोनों साथ साथ में कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स है। यहाँ पे क्या है, एक पूरी जो स्टेटमेंट है उसमें क्या है, उसमें कॉन्ट्राडिक्शन है। यहाँ पे क्या की बात हो रही है, कांस्टेंट की। यहाँ पे क्या है, एक ऐसी चीज़ है, लाइफ में कांस्टेंट चीज़ यही है कि चेंज होता रहता है। तो दोनों जो आपकी जो ये स्टेटमेंट है, वहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि स्टेटमेंट में क्या हो रहा है, स्टेटमेंट में कॉन्ट्राडिक्ट दिख रहा है। द मोर यू नो यू डोंट नो। यानी देखिए इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझना। ये लिख रहा है द मोर यू नो यू डोंट नो, द मोर यू नो यू डोंट नो। देखिए यानी मान लो आपको 10 तक टेबल आती थी, ठीक है, फिर 10 की टेबल, आपको 10 तक टेबल आती थी, फिर आपने 15 तक टेबल सीख ली। अब जब 10 के बाद आपने 15 तक टेबल सीख ली, तो जब 10 तक तो आपको पता थी चीज़ें, फिर जब आपने 15वीं टेबल सीखी, यानी 15 की टेबल आपने सीखी, तो आपको क्या पता चला, जब आप 15 की सीखी, तो 15 की सीखने के बाद द मोर यू नो, यानी जब 15 तक आपने सीख लिया तो आपको ये पता चला था कि मैं इतना नहीं जानता था। यानी कि मान लो आपने 500 वर्ड सीखे, पहले आपको 500 वर्ड्स पता थे, फिर आपने 750 सीख लिए, यानी आपने नए 250 वर्ड जब सीखे तो आपको क्या पता चल गया कि जब आपने नए 250 वर्ड सीखे, द मोर यू नो, यानी द 250 वर्ड जब नए सीखे आपने, तो आपको पता चला गया कि मेरे को ये 250 वर्ड्स पहले नहीं आते थे। समझ में आया, द मोर यू नो यू डोंट नो, यानी जितना आप जानोगे उतना ही आपको पता चलेगा कि ये चीज़ें मुझे पहले नहीं पता थी, ठीक है।
अब बात करते हैं आयरनी की। तो यहाँ पे भी उल्टी चीज़ें हो रही हैं, जितना आपको पता चलेगा उतना आपको पता नहीं चलेगा भैया, ये तो उल्टी बात हो गई। तो एक स्टेटमेंट में क्या है, कॉन्ट्राडिक्ट आ रहा है, तो हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, पैराडॉक्स का। ठीक है, सभी बच्चों को ऑक्सीमोरन और पैराडॉक्स में भी डिफरेंस पता चल गया होगा। अब बात करते हैं आयरनी की। आयरनी क्या होती है, अपोजिट ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड, यानी जो एक्सपेक्ट किया जाता है उसका अपोजिट हो जाए। यानी भैया एक फायर स्टेशन का काम क्या होता है, टू पुट आउट द फायर। ठीक है, मतलब आग को बुझाना, एक्सटिंग्विश द फायर। ठीक है, तो अब फायर स्टेशन बर्न्स डाउन, तो ये भैया फायर स्टेशन में आग लगी, ये तो उल्टा हो गया जो होना था उसका। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, आयरनी का। अब बात करते हैं एपस्ट्रॉफ। एपस्ट्रॉफी इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच स्पीकर डायरेक्टली एड्रेस समवन एब्सेंट, डेड और अ नॉन लिविंग थिंग एज इफ वर अलाइव एंड रिस्पॉन्ड टू इट एज एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन, लॉन्गिंग और इमेजिनेशन। देखिए क्या लिख रहा है, अ नॉन लिविंग थिंग को इस तरीके से एड्रेस करते हैं, जो एब्सेंट चीज़ होती हैं, डेड होती हैं, नॉन लिविंग थिंग होती हैं, एज इट वर अलाइव, के जिंदा है, और कुड रिस्पॉन्ड, इट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग इमोशन, और क्या करती हैं, एक्सप्रेस करेंगी, वो खुद अपने आप से रिस्पॉन्ड करेंगी। ठीक है, इस तरीके से इमेजिनेशन करेंगी। ठीक है, तो हम क्या यूज़ करते हैं भैया, एपस्ट्रॉफी का। एक और बार, एपस्ट्रॉफी इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच द स्पीकर डायरेक्टली एड्रेस समवन एब्सेंट डेड, यानी क्या है, कोई एब्सेंट चीज़ है, कोई डेड चीज़ है, नॉन लिविंग चीज़ है, और ऐसा लगता है कि वो क्या करेगी, रिस्पॉन्ड करेगी। एग्जाम्पल, ओ टाइम प्लीज स्लो डाउन, यानी टाइम क्या है भाई, टाइम एक डेड चीज़ है, और हम टाइम से क्या कह रहे हैं, प्लीज़ स्लो डाउन, यानी ऐसे बोल रहे हैं कि टाइम रिस्पॉन्ड ही कर लेगा, क्या टाइम स्लो हो ही जाएगा क्या। तो हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, एपस्ट्रॉफी। ओ लव वाई डू यू हर्ट सो मच, यानी ओ लव, वो प्यार, तुम इतना हर्ट क्यों होते हो। ठीक है, तो इसमें जैसे कि भाई वो लव थोड़ी ना हर्ट हो सकता है, लव तो क्या एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो लव थोड़ी ना हर्ट हो सकता है, एक फीलिंग है। ठीक है, तो एक ये थोड़ी चीज़ें हर्ट हो सकती हैं, नहीं हो सकती ना, कोई प्यार थोड़ी ना हर्ट हो सकता है, एक इंसान हर्ट होता है, एक ह्यूमन बीइंग हर्ट होता है। और फिर क्या, वाई डू यू हर्ट सो मच, और उससे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तुम इतना हर्ट क्यों होते हो। तो एक डेड चीज़ को क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, देखिए पर्सोनिफिकेशन में और एपस्ट्रॉफी में अंतर समझ में आ रहा है। वहाँ पे हम एक नॉन लिविंग थिंग में एक लिविंग थिंग की क्वालिटी डालते थे, यहाँ पे क्या है, हम उसको ही बोल रहे हैं प्लीज स्लो डाउन। ओ लव वाई डू यू हर्ट सो मच, यानी उससे ही एक एब्स्ट्रैक्ट एंड डेड चीज़ है, उससे ही हम क्या बोल रहे हैं, उसको हम ऐसा बोल रहे हैं कि ये हमें रिस्पॉन्ड करेगी, कैसे, ये जिंदा है, इस तरीके से। ठीक है, अब बात करते हैं इमेजरी। इमेजरी होता है, इट क्रिएट्स मेंटल पिक्चर। जब आप कुछ बोलोगे तो एक पिक्चर इमेजिनेशन के लिए, उसको इमेजिनेशन बढ़ाने के लिए, इस चीज़ों को अच्छे से एक्सप्रेशन करने के लिए इमेजरी का यूज़ किया जाता है। जैसे गोल्डन सन इन द ब्लू स्काई, जब यहाँ पे मान लो आपने कहीं पढ़ा गोल्डन सन इन द ब्लू स्काई, तो आप इमेजिन करोगे तो समझ में आएगा, आपको इमेजिनेटिव बढ़ेगी, इमेजिनेशन बढ़ेगी आपकी। ठीक है, ट्रांसफर्ड एपिथेट की। ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है, देखिए एक एडजेक्टिव क्या होता है, व्हाट इज एन एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव इज द थिंग विच क्वालिफाइज नाउन। ठीक है, नाउन को क्वालिफाई करता है। तो देखिए, आई हैड अ स्लीपलेस नाइट, भाई स्लीपलेस नाइट, यानी इसमें क्या पता है, ऐसी रात, यहाँ बिना सोने वाली रात। भाई ना, रात थोड़ी ना स्लीपलेस होती है, एक पर्सन स्लीपलेस होता है। तो जब यहाँ पे क्या कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, यानी कि आई के लिए जो स्लीपलेस यूज़ होता है उसको क्या पे लिए स्लीपलेस को यूज़ कर रहे हैं, नाइट के लिए यूज़ कर रहे हैं। जब वो आई के लिए यूज़ होता है, हम उसको स्लीपलेस के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो क्या यूज़ होगा इसमें, ट्रांसफर्ड एपिथेट। सी वॉकड अलोंग द रेस्टलेस स्ट्रीट, भाई स्ट्रीट थोड़ी ना रेस्टलेस होती है, हम रेस्टलेस तरीके से स्ट्रीट में घूम रहे थे या स्ट्रीट में वॉक कर रहे थे। तो यहाँ पे रेस्टलेस स्ट्रीट, यानी स्ट्रीट क्या है, नाउन, और इसको क्या क्वालिफाई कर रहा है, रेस्टलेस। लेकिन क्या है, किसके लिए रेस्टलेस यूज़ किया गया है, सी के लिए। तो क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर्ड कर रहे हैं उसको, एडजेक्टिव को। तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसफर्ड एपिथेट। अब ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया वुड दैट इमिटेट साउंड्स ऑफ बज, वेइंग, हिस, जैसे कि द बीज बज, ऐसे करके बोलेंगे ना, द बीज बज, द बीज बज। तो ऐसे इस तरीके के जो साउंड आते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, ओनोमेटोपिया। जैसे कि द स्नेक इस इन द बुशेस। ठीक है, समझ में आ गया सब बच्चों को। अब बात करते हैं पन। इट इज़ अ प्ले ऑफ एन ह्यूमरस दैट हैव मोर देन वन मीनिंग, यानी पन के क्या देखेंगे, ऐसी जब एक वर्ड की दो मीनिंग होती हैं और एक ह्यूमरस तरीके से यूज़ किया जाता है तो उसको पन बोलते हैं। जैसे कि द हॉर्स इज़ अ स्टेबल एनिमल। देखिए, स्टेबल का मतलब क्या है, यहाँ पे स्टेबल का मतलब एक काम एनिमल, और स्टेबल का और क्या मतलब होता है, जहाँ पे हॉर्सेस रहते हैं। ठीक है, जहाँ पे हॉर्सेस रहते हैं। तो भाई एक तो क्या है, एक हॉर्स अस्तबल का, क्या है, अस्तबल का पशु है, एक मतलब ये निकल रहा है, एक क्या निकल रहा है कि हॉर्स क्या है, एक काम एनिमल है, शांत एनिमल है। तो यहाँ पे दो इसका मीनिंग निकल रहे हैं। तो जब एक ही वर्ड के दो मीनिंग निकले तो वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, पन। जैसे कि आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, तो होमवर्क का यहाँ पे दो मतलब हो सकता है, वर्क, कोई वर्क है होम का,
ठीक है। एक स्कूल में जो वर्क दिया जाता है, देखिए होमवर्क का मतलब क्या है, कोई घर पे आपको काम है तो उसको भी होमवर्क बोल सकते हैं। एक स्कूल में जो आपको होमवर्क दिया जाता है वो होमवर्क। तो यहाँ पे दो मीनिंग निकल रहे हैं होमवर्क के। जब कहीं पे भी एक वर्ड के दो मीनिंग निकले तो वहाँ पे क्या यूज़, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ होगा, वन। अब बात करते हैं सिम्बोलिज्म। इज अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर ऑब्जेक्ट्स, कैरेक्टर्स, कलर्स और एक्शंस आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, डीपर मीनिंग और इमोशन बियॉन्ड देयर लिटरल सेंस। देखिए जैसे कि अ वाइट फ्लैग फॉर सरेंडर पीस, यानी हम एक वाइट फ्लैग को क्या के लिए यूज़ करते हैं, सरेंडर के लिए, पीस के लिए। ठीक है, मतलब बहुत डीप मीनिंग चला जाता है। ठीक है, कोई वाइट फ्लैग का क्या मीनिंग है, कुछ नहीं है, लेकिन वाइट फ्लैग को हम क्या के लिए यूज़ करते हैं, एक सिंबल बना लिया है वाइट फ्लैग का, क्या, सरेंडर और पीस। जैसे कि डस्ट ऑफ स्नो में पढ़ोगे, हेमलॉक ट्री को क्या सिंबल बना दिया जाता है। ठीक है, और एक क्रो को काय का सिंबल बना दिया जाता है, डस्ट ऑफ स्नो में आप पढ़ोगे। तो इसी तरीके से अ रेड रोज फॉर रोमांटिक ब्लू, तो यहाँ पे रेड रोज को काय का सिंबल बना रहे हैं, एक रोमांटिक लव, सॉरी रोमांटिक ब्लू नहीं, रोमांटिक लव। तो एक रेड रोज को काय का हम सिंबल बना रहे हैं, एक रोमांटिक चीज़ों के लिए, लव के लिए। जैसे रेड रोज तभी तो दिया जाता है, रोज डे होता है अपना, समझ में आया सब बच्चों को। तो वहाँ पे हम सिम्बलिज्म का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपके ये सभी इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच खत्म होते हैं। मैं अब आपको 10th और 12th क्लास के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले था फॉक्स कम्स ऑन लिटिल कैट फीट। भैया जो फॉग होता है वो एक कैट की तरह थोड़ी ना आ सकता है। आ सकता है क्या? जो फॉग होता है वो एक कैट की तरह थोड़ी ना आ सकता है। लेकिन हम इसमें क्या बोल रहे हैं, जो फॉग है वो काय पे आया, छोटी बिल्ली के पैरों पे आया, पंजों पे आया। तो भैया हम फॉग को कंपैरिजन कैसे कर रहे हैं, फीट से, लेकिन लाइक और एज का यूज़ नहीं हो रहा है। कंपैरिजन हो रहा है लेकिन लाइक और एज का यूज़ नहीं हो रहा है। और कंपैरिजन हो और लाइक और एज का यूज़ नहीं हो तो क्या होता है, मेटाफर। समझ में आ गया सब बच्चों को। दूसरा देखिए एक और बार, जो फॉग है उसका कैसे कंपैरिजन कर रहे हैं, फॉग आया लिटिल कैट के फीट पे। भैया फॉग कैसे आ सकता है, कंपैरिजन कर रहे हैं फॉग का कैट के साथ, जो लिटिल कैट है। और लाइक और एज का यूज़ नहीं है, कंपैरिजन लाइक और एज का यूज़ नहीं है, तो क्या बताया था, मेटाफर। समझ में आ गया सब बच्चों को। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। देखिए एच 2 बार एच आ गया सब, और कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग में आए तो कौन सा होता है, एलिटरेशन। सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। ही स्टॉक्स इन विविड स्ट्राइप्स। देखिए ही स्टॉक्स इन इज विविड स्ट्राइप्स। देख यहाँ पे भी एस आ रहा है, यहाँ पे भी एस आ रहा है, कौन सा यूज़ होगा, एलिटरेशन। ही स्टॉक्स इन इज विविड स्ट्राइप्स। समझ में आ गया भैया। बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्ड्स। देखिए एज और एज का यूज़ हो रहा है और काई से कंपैरिजन कर रहे हैं, कितनी ब्रेव थी, अब बैरल फुल ऑफ बियर्ड्स। ठीक है, तो बेलिंडा को कैसे, इतनी ब्रेव थी वो। ठीक है, एज का भी यूज़ कर रहे हैं और कंपैरिजन भी कर रहे हैं एक बियर की तरह, तो क्या का यूज़ होगा, सिमिली का। द ट्रीज आर मूविंग आउट इन टू द फॉरेस्ट। भैया ट्रीज कभी मूव कर सकते हैं फॉरेस्ट से, तो भैया कौन मूव करता है, एक इंसान मूव करता है, एक एनिमल मूव करता है। ठीक है, तो एक लिविंग पर्सन की क्वालिटी नॉन लिविंग में डाल रहे हैं। जब लिविंग पर्सन की क्वालिटी नॉन लिविंग में डालते हैं तो क्या यूज़ होता है, पर्सोनिफिकेशन। समझ में आ गया सब बच्चों के, समझ में आ गया होगा। द बॉल बाउंस मैरिली डाउन द स्ट्रीट। देखिए मैरिली का मतलब क्या होता है, टू डू समथिंग इन अ चीयरफुल मैनर। भैया जो बॉल है वो बाउंस थोड़ी ना करेगी हंस के, खुश होके थोड़ी ना बाउंस करेगी। इंसान ही तो करेगा खुश होके बाउंस, तो खुश होके उलेगा कूदेगा, तो एक इंसान ही तो कूदेगा। तो भैया यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम एक, हाँ सही कह रहे हो, जो एक नॉन लिविंग की क्वालिटी लिविंग में डाल रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा यूज़ होगा हमारा फिगर ऑफ स्पीच, पर्सोनिफिकेशन। हर फेस वॉज लाइक अ लेट विंटर्स मून। उसका फेस कैसा लग रहा था जब विंटर्स मून, जो लेट विंटर्स मून जैसा लग रहा था। लाइक का यूज़ हो गया, उसके फेस को लेट विंटर्स मून से कंपैरिजन कर रहे हैं, तो क्या यूज़ होगा यहाँ पे, लाइक का यूज़ हो गया, तो भैया सिमिली। सब बच्चों के समझ में आ गया। ट्रीज स्प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट। ठीक है, ट्रीज स्प्रिंटिंग, भाई ट्रीज स्प्रिंटिंग करते हैं, दौड़ते हैं बहुत से ट्रीज, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। तो एक ह्यूमन क्वालिटी का में डाल रहे हैं, एक लिविंग पर्सन की क्वालिटी नॉन लिविंग में, पर्सोनिफिकेशन। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। भाई जो ब्यूटी की चीज़ है वो हमेशा के लिए जॉय होती है पर हमेशा के लिए नहीं होती। बड़ा चढ़ा के बात कर रहे हैं, बड़ा चढ़ा के बात कर रहे हैं, तो बड़ा चढ़ा के जब बात करते हैं तो हाइपरबोल। द रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड। भाई रोड साइड स्टैंड थोड़ी ना प्लेड कर सकता है, कैसे प्लेड कर सकता है, नहीं कर सकता ना रोड साइड स्टैंड।
जो रोड साइड स्टैंड था वो थोड़ी ना डेस्परेट तरीके से क्या कर रहा था, अटेंशन चाह रहा था जो लोग थे। इसमें आप पढ़ोगे रोड साइड स्टैंड, एक चैप्टर पोएम है क्लास 12th में, तो उसमें क्या पढ़ोगे, जो रोड साइड स्टैंड जो होता है वहाँ स्टैंड के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, डेस्परेट तरीके से क्या करते हैं, अटेंशन चाहते हैं, वहाँ पे लोग रुके उनसे कुछ खरीदें स्टार्टिंग में। लेकिन फिर वो क्या बोलते हैं, वो ये नहीं बोलते कि यहाँ पे लोग रुकें। ठीक है, मैं इसको आपको बाद में पोएम को समझाऊंगा। तो यहाँ पे एक नॉन लिविंग की क्वालिटी लिविंग में डाल रहे हैं तो क्या यूज़ होगा, पर्सोनिफिकेशन। ठीक है सभी बच्चों को, इट वुड बी एन एग्जॉटिक मूवमेंट विदाउट रश। देखिए यहाँ पे भी डब्लू है, यहाँ पे भी डब्लू है, तो क्या यूज़ होगा, एलिट्रेशन। सभी बच्चों को आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं CVT वालों के लिए, SSC वालों के लिए अलग से वीडियो डालूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जिसमें मैं लगभग 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा। तो आप वहाँ से कर लोगे तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी फिगर ऑफ स्पीच में। आई होप सभी बच्चों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। देखिए कमेंट करोगे आप तो मुझे पता चलेगा कि क्या रिस्पॉन्स है, आपको ये चीज़ें समझ में आई या नहीं आई। लास्ट तक जो वीडियो देखेगा केवल वही कमेंट करेगा। प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको पढ़ाना मेरा अच्छा लग रहा हो। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।